कभी आप किसी सवाल से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं? और तब आपने क्या किया, जब बहुत हाथ-पाँव मारने के बाद भी आपको अपने सवाल का जवाब ना मिला हो? बहरहाल, जब धर्म को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तो उसने कहानियाँ बनाई, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत मज़ेदार कहानियाँ। और जब विज्ञान को अपने सवालों के उत्तर नहीं मिले, तो उसने प्रयोग किए, परीक्षण किए और वैज्ञानिक विधियों द्वारा उन सवालों के जवाब ढूँढने का प्रयास किए। और जब उसे जवाब नहीं मिला, तो वो ईमानदारी से स्वीकार करता है कि अभी के उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इसका जवाब नहीं है, हो सकता है भविष्य की पीढ़ियां इसका हल ढूंढ निकालें। लेकिन धर्म कभी स्वीकार नहीं करता कि उसके पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं है। मिथकों से विज्ञान तक के इस सफर में आज हम लोग जानेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित शाश्वत प्रश्नों के बारे में धर्म ने क्या उत्तर दिए और आधुनिक विज्ञान इसका उत्तर किस तरीके से देता है। नमस्कार दोस्तों, मिथकों से विज्ञान तक के सफर में आपका स्वागत है। हम लोग गौहर राजा की इस पुस्तक का सारांश समझने का प्रयास कर रहे हैं और यह उसका दूसरा भाग है। आइए समझते हैं ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति को समझने की कोशिशों के बारे में। मानव जिज्ञासा और चेतना के उदय के साथ ही इंसान ने हजारों सवाल पूछने शुरू कर दिए और इनमें से अहम सवाल था कि इस सृष्टि, ब्रह्मांड और इंसान को किसने रचा। इसी प्रश्न की कोख से कहीं स्पष्ट रूप से तो कहीं परोक्ष रूप से ब्रह्मांड के पैदा होने की प्रक्रिया जानने का सवाल भी जुड़ा हुआ है। यानी एक अहम सवाल यह भी था कि अगर किसी रचनाकार ने इसे रचा है तो कैसे और कब रचा। इन दोनों सवालों के पीछे इंसान की यह समझ काम कर रही थी कि हर घटना के पीछे एक मूल कारण होता है। विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए यह एहसास भी बढ़ता गया कि हर रचना के पीछे न केवल एक निर्माता होता है बल्कि एक उद्देश्य भी होता है। इसी एहसास ने इंसान को सृष्टि के पीछे निर्माता, मूल कारण और उद्देश्य तीनों की लगातार खोज करने को मजबूर कर दिया। दर्शन, धर्म और विज्ञान ने ऐसे ही कुछ सवालों की कोख से जन्म लिया है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, तो यह स्वाभाविक प्रश्न उभरता है कि यह ब्रह्मांड जब नहीं था तब क्या था। इन प्रश्नों के जवाब प्राचीन जनजातीय समाजों से लेकर आधुनिक संगठित धर्मों ने देने का प्रयास किया है और उन सभी जवाबों का सार एक ही है, जिसे एक सूफी गजल में बखूबी दर्शाया गया है कि जब कहीं पर कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था। मेरे सुरों की धृष्टता के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन असली सवाल ये है कि वही कौन है। वही मतलब भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, यहोवा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि। यही है वह जवाब जो धर्म हमें देना और समझाना चाहता है कि किसी परम शक्ति ने एक दिन इस सृष्टि की रचना का निर्णय लिया और इस संसार को रच दिया। वास्तव में ये कहानियां न केवल रोचक और सारगर्भित हैं, बल्कि मानव की कल्पना की उड़ान भी दर्शाते हैं। गौहर राजा यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित लोक कथाएं और कहानियों का उदाहरण देते हैं, जो इस प्रकार हैं। अफ्रीका की कुछ पुरानी कथाएं। शुरुआत में दूध की एक बड़ी बूंद थी। जब भगवान आए और उन्होंने पत्थर बनाया, तब पत्थर ने लोहा बनाया और लोहे ने आग पैदा की और आग ने पानी बनाया और पानी ने हवा बनाई। भगवान दूसरी बार उतरे और उन्होंने 5 तत्व ले लिए और उन्हें मनुष्य के रूप में आकार दिया। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान ने कछुए, पुरुषों और पत्थरों को बनाया। प्रत्येक में से उसने नर और मादा को बनाया। परमेश्वर ने कछुओं और मनुष्यों को जीवन दिया, परंतु पत्थरों को नहीं। परमेश्वर ने पहले चांद की मदद से इंसान की रचना की। भगवान ने शरीर को मिट्टी से गूंथ लिया और उसे खाल से ढक दिया। अंत में परमेश्वर ने उसमें लहू डाला। भगवान ने पहले मानव बत्सी को बुलाया। परमेश्वर ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो, लेकिन बच्चों पर निम्नलिखित नियम लागू किए। तुम सभी पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन ताड़ू के पेड़ के नहीं। बत्सी के कई बच्चे थे और उसने उनसे नियम का पालन करवाया। जब वह बूढ़ा हो गया तो वह स्वर्ग में सेवा निवृत्त हो गया। उनके बच्चों ने नियमों का पालन किया और जब वे बड़े हो गए तो वे भी स्वर्ग में सेवा निवृत्त हो गए। लेकिन एक दिन एक गर्भवती महिला को ताहू के पेड़ के फल खाने की इच्छा हुई। उसने अपने पति से कुछ फल लाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया।
जब वह बार बार जिद करती रही तो पति ने हार मान ली। वह एक रात जंगल में गया, ताहू के फल तोड़ा और उसे छीला और उसके छिलके झाड़ी में छिपा दी। परंतु चंद्रमा ने उसे देख लिया और जो कुछ उसने देखा था वह परमेश्वर को बताया। इस बात पर भगवान इंसानों से इतने नाराज हुए कि उन्होंने सजा के तौर पर मौत को इंसानों के लिए भेज दिया। ये कहानी कुछ कुछ आदम और हवा की कहानी जैसी लगती है, नहीं? अफ्रीकी जनजातियों में प्रचलित एक और कहानी सुनिए, ये ज्यादा मजेदार है। सीधा माटुंडा ने सभी चीजों का निर्माण किया है। पृथ्वी और जल तथा पौधे और जानवर बनाने के बाद उसने दो महिलाओं को बनाया और उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। माऊ यानी चांद, जो एक स्त्री है, जब सृष्टि की रचना कर रही थी तो वो आहियो हेडो नाम के इंद्रधनुषी सांप की पीठ पर या उसके मुंह में बैठकर सभी जगह यात्रा कर रही थी। उसने सबसे पहले पृथ्वी बनाया और धरती पर उसी सांप पर बैठकर सांप की चाल से आती जाती थी। उस सांप के घुमावदार चाल की वजह से घुमावदार रास्ते बन गए, ऊंचे नीचे स्थल और ढलान आकार लेते गए। जब भी वे रुकते तो उस सांप के मल मूत्र से कीमती खनिज और पहाड़ बन जाते। जब माऊ का काम पूरा हो गया तो सभी पहाड़, पेड़, हाथी और अन्य कृतियों से धरती बहुत भारी हो गई। इसलिए माऊ ने आहियो हेडो यानी उस सांप से कहा कि कुंडली मारकर वह पृथ्वी को घेर ले तथा उसे सहारा दे। तब से आहियो हेडो पृथ्वी को कुंडली मारकर बैठा है और पृथ्वी उसी सांप के ऊपर टिकी हुई है। जब भी वह सांप करवट लेता है या अपनी स्थिति में बदलाव करता है तो पृथ्वी पर भूकंप, ज्वार और लहरें आती हैं। ऐसी कथाओं के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आइए आगे सुनते हैं भारत में बसने वाली जनजातियों में प्रचलित कथाएं। धम्मई म्यांमार तिब्बत सीमा के पास बसी एक जनजाति है। उनका विश्वास है कि सबसे पहले ना तो पृथ्वी और न ही आकाश का जन्म हुआ। सुजंग और उनकी पत्नी जुमियांग नुई ऊपर रहते थे। जुमियांग नुई ने एक लड़की सुब्बू खाई थुंग यानी पृथ्वी और एक लड़के जांग सुली यंग जोंगबू यानी आकाश को जन्म दिया। पृथ्वी और आकाश एक साथ रहते थे। आकाश और पृथ्वी ने भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। ये देवता थे, लेकिन इनका आकार पहाड़ों जैसा था। उनके जन्म के बाद पृथ्वी और आकाश अलग हो गए और जब वे अलग हो रहे थे, पृथ्वी ने दो अन्य बच्चों को जन्म दिया। एक लड़का लुजुफू और जुसुजू नाम की एक लड़की, जो मेढक के रूप में थी। उन्होंने संभोग किया और उनसे मानव रूप में एक लड़का और एक लड़की अबू गुफम बुमो और अनोई दिग्गन जुजे पैदा हुए। ये धरती पर पैदा होने वाले पहले इंसान थे। अगर आप इन कहानियों पर गंभीरता से विचार करें तो शायद आपको विकासवाद की झलक भी मिल जाएगी कि पृथ्वी पर जीवों का विकास किस तरीके से हुआ। एक और कहानी सुनिए। हमारे देश में संथाल एक बड़ी जनजाति है। उनके बीच सृजन मथक ठाकुर जीव के द्वारा संसार की रचना की कल्पना के इर्द गिर्द रचा गया है। कहानी इस तरह शुरू होती है। पहले तो वो केवल पानी था और पृथ्वी पानी के नीचे थी। ठाकुर जीव ने पानी के जीवों जैसे केकड़ा, मगरमच्छ, मछली, झींगा, केंचुआ, कछुआ और अन्य जीवों को बनाया। फिर मिट्टी से दो मनुष्यों को बनाया और उसमें प्राण फूकने ही वाले थे कि सिन सदोम, जो एक आकाशीय घोड़ा था, नीचे आया और उसने मिट्टी के पुतलों को रौंद दिया। तो ठाकुर जीव ने दो पक्षी बनाने का फैसला किया जो आकाश में उड़ सके। उन्होंने दो सुंदर हंस और हंसनी बनाए। वे आकाश में उड़े और उनके हाथ पर आकर बैठ गए। उन्होंने पक्षियों से सिन सदोम के पानी में छोड़े हुए झाग पर बैठने को कहा। पक्षियों ने बैठने के लिए झाग के बजाय सख्त जगह की मांग की। तब ठाकुर जीव ने केंचुए और कछुओं से धरती बनाने के लिए कहा। कछुआ पानी पर स्थिर खड़ा हो गया। तब केंचुए ने उसकी पीठ पर धरती की रचना रची। कछुआ मिट्टी खाता गया और निकालता गया। जैसे जैसे पृथ्वी फैलती गई और सख्त होती गई, ठाकुर जीव ने उसमें बीज बोए और पृथ्वी बन गई। हंस हंसनी इस नवनिर्मित पृथ्वी पर उतरे और एक घोंसले में अंडे दिए। इन अंडों में से दो मनुष्यों का जन्म हुआ, एक लड़का और एक लड़की। आप देख रहे हैं, मनुष्य की कल्पना हमेशा से ही विशिष्ट रही है। उसने उपलब्ध चीजों से, यानी जो वो अपने आसपास देख रहा है या देख सकता है, उससे अपने उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास किए जो उसे हमेशा से परेशान करते रहे हैं। और विज्ञान आज भी इन्हीं प्रश्नों के सटीक जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। इस मिथक में जल मानव जाति के पूर्वज के रूप में उभरता है। जल प्रलय के कारण सिंगार द्वीप पानी में डूब गया था। अमरकंटक पर्वत की केवल एक चोटी पानी के ऊपर बची थी। बस एक मर्द और एक औरत, सल्ला गंगरा, एक कछुए और कौवे के साथ बच गए थे।
कुछ वर्षों बाद दंपति ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का एंडी रावेन पेरियार और सुकमा पेरी नाम की एक लड़की। आखिरकार कछुए और कौवे ने जमीन खोज निकाली, पर वे दोनों मिलकर भी बच्चों को जमीन तक नहीं ले जा सके। तब दुखी बच्चों ने समुद्र से प्रार्थना की कि उसे भूमि पर ले जाएं। बच्चों की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी के गर्भ में हलचल हुई और धीरे धीरे अमरकंटक से पानी नीचे उतरने लगा। पानी के इसी बहाव से नदियां बनी हैं। इस दौरान बच्चों के माता पिता खो गए, पर वे इन नदियों के रूप में मौजूद थे। ये थे सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर भारतीय समाज में प्रचलित मिथक। इसी प्रकार के बहुत से मिथक पूरे पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जो उन्हीं शाश्वत प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करते हैं जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। गौहर रजा कहते हैं कि जाहिर है कि किसी एक किताब में सारी सभ्यताओं और जनजातियों के सारे मिथकों का जिक्र करना नामुमकिन है, परंतु इन मिथकों के 3 मकसद थे। पहला, यह दर्शाना कि मानव ने सृष्टि, ब्रह्मांड, जीव जंतु, मानव और मानव समाज के उदय से जुड़े सवाल बार बार पूछे हैं और इनके जवाब तलाश करने की कोशिशें सभ्यताओं के उदय से पहले ही शुरू हो गई थी। दूसरा यह कि इन सवालों के जो जवाब हमें जनजातियों और धर्मों के मिथकों से मिलते हैं, उनका आपस में लेन-देन हमेशा चलता रहता है। कोई एक ख्याल कब और कहाँ पैदा हुआ, वक्त और जगह के साथ कैसे बदला, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यही वजह है कि न सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र में अलग-अलग मान्यताओं और धर्मों ने जन्म लिया, बल्कि एक धर्म के मानने वालों में भी इन सवालों को लेकर मतभेद है। तीसरा मकसद यह था कि हम समझ सकें कि इन मिथकों ने समाज की सोच और ढांचे को ढालने में हमेशा बेहद अहम भूमिका निभाई है। साथ ही बदलते हुए समाज और बढ़ती हुई जानकारी ने कभी पुराने मिथकों को बदला तो कभी नए मिथकों को जन्म दिया। मिसाल के तौर पर जीव और निर्जीव के फर्क की तलाश ने आत्मा के ख्याल को तभी जन्म दे दिया था जब इंसान कबीलों में रहता था। पर जब सभ्यताओं ने जन्म लिया और समाज में श्रम विभाजन होने लगा तो जाति व्यवस्था स्थापित हुई और तब इस विभाजन ने औचित्य की पुष्टि के लिए आत्मा के साथ पुनर्जन्म का ख्याल जोड़ लिया। आत्माओं का अलग अलग जातियों में जन्म लेना बताया जाने लगा। जब तक जातियां नहीं बटी थी, आत्मा के अलग अलग जातियों में पुनर्जन्म के विचार की जरूरत भी नहीं थी। न ही पुनर्जन्म का आधार पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता था। जब ये कहानियां धीरे धीरे धर्मों और मान्यताओं का हिस्सा बन जाती हैं, तो हमेशा के लिए सच के रूप में मान्य हो जाती हैं। अगर कोई इन कहानियों को गलत साबित करने का प्रयास करता है, तो विश्वास को चोट पहुंचती है, भावनाएं भड़क उठती हैं और कभी-कभी खून खराबे की नौबत भी आ जाती है। यह होती है मिथकों की शक्ति। जब हम एक प्रकार की कहानी या मिथक पर दृढ़ता से विश्वास करने लगते हैं, तो हमें दूसरे प्रकार की मिथक या कहानी झूठी लगने लगती है। इतिहास में हुए अधिकतर धर्म युद्ध, क्रूसेड, रिलीजियस वार, मजहबी जंग आदि इसी मानसिकता के उदाहरण हैं। इतनी अलग-अलग कहानियों को सुनने और समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम यह जानने की कोशिश करें कि आज का विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति की किस कहानी को रचता है और वह अपनी इस कहानी तक कैसे पहुंचा। आगे के अध्याय में हम बताएंगे कि वैज्ञानिक क्या कहते रहे हैं और आज क्या कह रहे हैं। वास्तव में विज्ञान भी हमें कहानियां ही सुनाता है, परंतु कहानियों के साथ साथ विज्ञान हमें यह भी बताता है कि वह इन कहानियों तक कैसे पहुंचा। आइए सुनते हैं लगातार फैलते हुए ब्रह्मांड की कहानी विज्ञान की जुबानी। एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न सूरज, न ग्रह, न तारे, न सौरमंडल, न आकाश गंगाएं, न ब्लैक होल, न रोशनी, न अंधेरा, न पदार्थ और न उसके प्रतिकण, न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही ऊंचाई या गहराई, न अंतरिक्ष। वह एक ऐसा वक्त था जब वक्त भी पैदा नहीं हुआ था। इस कहानी का यह हिस्सा हमें कुछ जनजातियों और धर्मों की कथाओं, कहानियों, जातक कथाओं, श्लोकों, महाकाव्यों, आयतों और साम की याद दिलाते हैं, जो सब बिना किसी प्रमाण के रचे गए थे, जो इंसान की सदियों में विकसित कल्पना की उड़ान का नतीजा रहे हैं। लेकिन उन कहानियों और विज्ञान की इस कहानी में समानता यहीं तक है। इसके आगे इनका रिश्ता विज्ञान की कहानी से टूट जाता है। लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले कुछ भी इसलिए नहीं था क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर सिमटी हुई थी, एक बिंदु जिसका कोई आकार नहीं था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस बिंदु में कैद सारी ऊर्जा ने फैलना शुरू किया और तब वक्त, अंतरिक्ष, गुरुत्वाकर्षण और 3 मूलभूत बल पैदा हुए। आगे विज्ञान की इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर अंदर ही लगभग सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाना है। पहले
सेकंड के 10 की घात माइनस 43 भाग में क्या घट रहा था, इसे जानने के लिए आज का विज्ञान नाकाफी है। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि उस वक्त ब्रह्मांड की भट्ठी का तापमान लगभग 10 की घात 32 केल्विन था। इतने छोटे पल और ऐसे भयानक तापमान में क्या घट रहा था, इसकी कल्पना और खोज सिर्फ वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से उस वक्त ब्रह्मांड पर गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम प्रभाव का राज था। शुरुआत के इस पल को हम प्लैंक युग यानी 0 से 10 की घात माइनस 43 सेकंड तक के नाम से जानते हैं। अगले पल को वैज्ञानिकों ने महान एकीकरण का युग 10 की घात माइनस 43 सेकंड से 10 की घात माइनस 36 सेकंड तक का नाम दिया, जो 10 की घात माइनस 36 सेकंड तक रहा। तापमान घटा पर अब 10 की घात माइनस 29 डिग्री केल्विन था। इस युग की खास बात यह थी कि हम जिन 4 बलों को जानते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्व बल, उसमें से पहले 3 अभी अलग नहीं हुए थे। ब्रह्मांड में हमें जो कुछ घटता दिखाई देता है, उसकी व्याख्या इन चारों बलों से की जा सकती है, वह चाहे परमाणु स्तर पर होने वाली घटना हो या ब्रह्मांड के स्तर पर घटने वाली। इस युग के खत्म होते ही वह युग शुरू हुआ जिसे हम फैलाव का युग कहते हैं। यह 10 की घात माइनस 36 सेकंड से 10 की घात माइनस 32 सेकंड तक रहा। फैलाव युग में ब्रह्मांड 10 की घात 26 गुना फैल गया। तापमान 10 की घात 28 डिग्री केल्विन से घटकर 10 की घात 22 डिग्री केल्विन हो गया। फिर अगले 10 की घात माइनस 12 सेकंड में ब्रह्मांड का तापमान 10 की घात 15 डिग्री केल्विन तक गिर गया और ब्रह्मांड 300 प्रकाश सेकंड की त्रिज्या तक फैल चुका था। क्वार्क युग यानी 10 की घात 12 सेकंड से 10 की घात माइनस 5 सेकंड तक के दौरान चारों बल वह शक्ल ले चुके थे जो आज ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, मगर अब भी ब्रह्मांड के कड़ाहे में पदार्थ और प्रतिपदार्थ की मात्रा बराबर थी और दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। लगातार पदार्थ पैदा हो रहा था और खत्म हो रहा था और प्रतिपदार्थ भी पैदा हो रहा था और खत्म हो रहा था। परंतु हेड्रॉन युग में यानी 10 की घात माइनस 5 सेकंड से 1 सेकंड तक इस रसाकसी का परिणाम पदार्थ के पक्ष में झुक चुका था। अगर ऐसा ना होता तो ब्रह्मांड वह शकल न लेता जो आज वह है। अर्थात पदार्थ और प्रतिपदार्थ की लड़ाई में पदार्थ जीत गया और उसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। अभी तक ब्रह्मांड विकिरण प्रधान था, यानी ऊर्जा की तरंगें चारों ओर लगातार फैल रही थी। 1 सेकंड के गुजरने तक ब्रह्मांड 10 प्रकाश वर्ष की त्रिज्या तक फैल चुका था और अगले 1000 सेकंड यानी लगभग 16 मिनट में ब्रह्मांड की त्रिज्या 300 प्रकाश वर्ष हो गई थी। इतनी तेज गति से फैलते हुए ब्रह्मांड की कल्पना सिर्फ कागज पर आंकड़े लिखकर ही की जा सकती है। वह युग जिसे कुछ वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड का नाम देते हैं, लगभग 3,70,000 वर्षों तक चला। इस काल में ब्रह्मांड विकास की सीढ़ियां तय करते हुए फैलता रहा और तापमान कम होता रहा। इसी काल में हिग्स बोसोन, बोसोन, फर्मियन, हेड्रॉन्स, क्वार्क, ग्लूऑन, मुऑन, पाइऑन और न्यूट्रिनो जैसे कण बने, जिनसे शुरू के दौर में परमाणु ने जन्म लिया। इसी युग में इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकों से जुड़कर निष्क्रिय परमाणु बनाए। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के फोटॉन इसी समय उत्पन्न हुए, जो आज भी हम तक पहुंच रहे हैं और सारे ब्रह्मांड में बराबर फैले हुए हैं। CMBR की खोज ने ब्रह्मांड को समझने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद के युग को वैज्ञानिक अंधेरे का युग कहते हैं। लगभग 3,70,000 वर्ष से 1 बिलियन वर्ष तक ब्रह्मांड में रोशनी का कोई स्रोत नहीं बचा था और उसकी वजह यह थी कि ब्रह्मांड फैलकर इतना ठंडा हो चुका था कि इसमें ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो गई थी। पूरे ब्रह्मांड में हीलियम और हाइड्रोजन के बादल फैले हुए थे, जो बेहद धीरे-धीरे सिमट रहे थे। इन्हीं बादलों के परमाणुओं को गुरुत्वाकर्षण के कारण करीब आकर इतने भीषण रूप से आपस में टकराना था कि उनसे तारे और उनके समूह, मंदाकिनियां और उनके समूह उत्पन्न हो जाएं और उनमें से तरह-तरह की तरंगे इस तरह निकलने लगे कि ब्रह्मांड फिर एक बार जगमगा उठे। अंधेरे का युग शुरू होने के लगभग 200 से 400 मिलियन वर्षों के अंदर ही पहले सितारे उत्पन्न हो गए थे और इनके समूहों ने 300 मिलियन वर्ष बाद उस वक्त की मंदाकिनियों को जन्म देना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत के दौर में पैदा होने वाले सितारे इतने बड़े थे कि उनमें जल्दी ही विस्फोट हुए और वे खत्म हो गए, मानो ब्रह्मांड दिवाली की आतिशबाजी मनाने की जल्दी में हो। पर इसी क्रिया ने नए तारों और नई मंदाकिनियों को जन्म दिया। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आधुनिक मंदाकिनियां इस काल के अंत में यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1 बिलियन वर्ष बाद उत्पन्न हुई और लगभग 10 बिलियन वर्ष तक नई नई मंदाकिनियां बनती रहीं। आज लगभग 13.8 बिलियन साल बाद जब इंसान जिस दृश्य ब्रह्मांड का पता लगा पाया है, वह लगभग
93 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला है। अंतरिक्ष में लगे आधुनिक टेलीस्कोप के आधार पर किया गया आकलन बताता है कि ब्रह्मांड में लगभग 200 बिलियन मंदाकिनियां हैं। हर मंदाकिनी में हजारों करोड़ सितारे हैं और उससे भी अधिक ग्रह हैं। इस फैलते हुए ब्रह्मांड में, जिसके फैलने की गति तेजी से बढ़ रही है, ये मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। नए तारे पैदा हो रहे हैं, कुछ बमों की तरह फट रहे हैं, कुछ ब्लैक होल में सिमट रहे हैं, कुछ का विलय भी हो रहा है और कुछ टूट भी रहे हैं। मानो यह ब्रह्मांड अभी भी लगातार दिवाली मना रहा है। अगर धरती पर किसी सागर के किनारे की रेत के सारे कणों को गिना जाए तो उससे भी अधिक है ब्रह्मांड के पिंड। यानी यह धरती जो हमें नजरों की हद तक फैली हुई दिखाई देती है, वह नजरों के परे तक फैले हुए ब्रह्मांड में बस एक कण की ही हैसियत रखती है। इसी नन्हे से कण और भी नन्हे टुकड़ों पर कब्जा करने के लिए इंसानों ने युद्ध लड़े, जिनमें से कुछ को तो इंसानों ने महायुद्ध के नाम भी दिए हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी कहानी। करोड़ों मंदाकिनियों में एक मंदाकिनी आकाशगंगा है। अगर मौसम साफ हो तो धुंधले बादल की तरह पूरे आकाश में फैली हुई दिखाई देती है। सभ्यताओं ने अपनी अपनी भाषाओं में इसे अद्भुत नाम दिए। किसी ने आकाशगंगा कहा, किसी ने मिल्की वे, किसी ने इसे भूतों की सड़क कहा, तो किसी ने सेंट जेम्स की ट्रेल, किसी ने रोशनी का दरिया कहा, तो किसी ने भूसा चोर का रास्ता, किसी ने इसे स्वर्ग का मार्ग कहा, तो किसी ने चांदी की नहर, किसी ने इसे हिरण की छलांग का नाम दिया, तो किसी ने सितारों की महान बाढ़। ऐसे भी थे जिन्होंने इसे पुआल का चोर कहा और ऐसे भी जिन्होंने इसे स्लेटी हंस का रास्ता माना। उर्दू में इसे कहकसा और हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है। इन दोनों ही भाषाओं में गैलेक्सी के लिए कोई और शब्द था ही नहीं, क्योंकि जब हमारी भाषाएं बन रही थी तो हमारी जानकारी बस अपनी आकाशगंगा तक ही सीमित थी। उसके पार किसी और गैलेक्सी का कोई प्रमाण नहीं था। इस आकाशगंगा की कगार पर एक छोटे से बिंदु जैसा चमकता सितारा है, जो मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर लगभग 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है। इस नन्ही सी चमकती गेंद के चारों ओर इससे भी बहुत अधिक छोटी 9 और गेंदें चक्कर लगा रही हैं, जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। यह नन्ही चमकती गेंद हमारा सूर्य है और इससे बहुत छोटी छोटी 9 गेंदें हमारा सौरमंडल है। इसके अलावा यहाँ बहुत सी बड़ी और छोटी चट्टानें, पत्थर, धूल के कण और गैस भी हैं। इन 9 नन्ही गेंदों में से एक गेंद का रंग हरा नीला है। इसके ऊपर वायुमंडल की पतली सी चादर है। यहाँ पानी है, बहुत सारा पानी, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, ताल तलैयों में, हिमनदों में और मिट्टी तथा चट्टानों की परतों में है। इसकी सतह पर समुद्र भी है और सख्त भूमि भी, और गर्भ में उबलता हुआ गर्म लावा भी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से दूर तक फैले हुए ब्रह्मांड में बस यही अद्भुत नन्ही सी गेंद है जिस पर जीवन है। हजारों शक्लों में ढला हुआ जीवन, और यही जीवन ढला है मानव के शरीर में। और इसी शरीर में पनपती है पदार्थ की वह शक्ल जो सबसे परिष्कृत और नाजुक है, जिसे हम दिमाग कहते हैं। और इसी दिमाग की मदद से मनुष्य जटिल सवाल पूछ रहा है और जवाब तलाश कर रहा है। इसी की मदद से उसने सृष्टि के फैले खजाने को इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाया, कारखाने बनाए, शहर आबाद किए, सड़कों की लकीरें खींची, समुद्र के तह तक जाने के लिए पनडुब्बियां बनाई, पानी पर चलने और हवा में उड़ने के लिए जहाज और रॉकेट बनाए। यानी धरती, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष पर विजय हासिल की। सृष्टि की रची विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में दूर तक झांकने की शक्ति हासिल की, और यह जानने की भी कोशिश की कि क्या इस दूर तक फैले हुए ब्रह्मांड में जीवन कहीं और भी है। न सिर्फ उसने अंतरिक्ष को जांचा परखा, बल्कि आवाज भी लगाई और पैगाम भी भेजे, यह जानने के लिए कि दूर ही सही कहीं कोई जीता जागता पड़ोसी है या नहीं। जिस दिमाग को पैदा करने में सृष्टि के कारखाने ने लगभग 13.8 बिलियन वर्ष लगाए हैं, मानव ने उसका इस्तेमाल करके और भी बहुत कुछ किया है। अपने को जातियों, धर्मों और नस्लों में बांटा है, अपनी ही प्रजाति के एक हिस्से को गुलाम बनाया है, धरती के सीने पर देशों की सीमाएं रेखाएं खींची हैं, सृष्टि के खजाने पर कब्जा करने के लिए जंगें लड़ी, खून बहाया है, जीवन खत्म करने के लिए बंदूकें, बम, शहर के शहर तबाह करने के लिए मिसाइल, बॉम्बर जेट, टैंक, और धरती पर जीवन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार भी बनाए हैं। अगर विज्ञान की कहानी की माने तो हम अंतरिक्ष में के अथाह समुद्र में तैरते धरती के जहाज पर सवार होने वाले ऐसे आखिरी मुसाफिर हैं जो खुद ही इस जहाज के लिए, सृष्टि के लिए और अपने ही जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। सौरमंडल की कहानी। लौटते हैं उसी प्रश्न पर, यह सौरमंडल कैसे बना। विज्ञान की कहानी बताती है कि जहां आज सौरमंडल है, वहां कभी बस गैस, धूल और ब्रह्मांड की आतिशबाजी के कूड़े का एक बादल था। अनुमान है कि कहीं
इस बादल के करीब आकाशगंगा का सदस्य एक ऐसा तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं फटा होगा। इस महाविस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी शॉक वेव से यह बादल सिमटने लगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल के कण करीब आते गए और धुरी के चारों ओर घूमने लगे। जैसे जैसे बादल सिमटता गया, उसके घूमने की गति भी बढ़ती गई और उसने घूमते हुई चक्री का रूप धारण कर लिया। गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा और इस बादल के अंदर समाये लगभग 99.86% पदार्थ ने सिमटकर सूरज का रूप धारण कर लिया, जहां गुरुत्वाकर्षण के दबाव में परमाणु संलयन की भट्ठी सुलगने लगी। इस बादल के बचे हुए टुकड़े यानी 0.1% से भी कम पदार्थ ने सिमटकर ग्रह, बौने ग्रह, ग्रहों के चक्कर लगाते अनेक उपग्रह यानी चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बचे खुचे कूड़े का रूप धारण कर लिया। यह लगभग 4.6 बिलियन वर्षों से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के लगभग 9.2 बिलियन वर्ष बाद हमारे सूरज और उसके चारों ओर घूमती हुई नन्ही गेंदों ने अपनी जगह ले ली थी। यदि ब्रह्मांड के 13.8 बिलियन वर्ष के विकास को एक वर्ष के पैमाने पर देखें, तो अगर ब्रह्मांड 31 दिसंबर की मध्य रात्रि में 9 वर्ष का सूचक घंटा बजते ही बिग बैंग से शुरू हुआ, तो मई महीने में हमारी आकाशगंगा पैदा हुई। सितंबर यानी 9वें महीने में सौरमंडल बना और 2 सितंबर को धरती पर पहली चट्टान बनी। 14 सितंबर को जिंदगी ने पहली बार सांस ली। 21 दिसंबर के दिन कीड़े मकोड़े पैदा हुए। 28 दिसंबर को चिड़ियों ने आसमान में उड़ना शुरू किया। 29 दिसंबर को धरती पर डायनासोर का राज था। 30 दिसंबर के दिन ये सभी खत्म हो गए। 30 दिसंबर को प्राइमेट यानी तरह तरह के स्तनपायी यानी दूध देने वाले जानवर पैदा हुए और दिसंबर के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर के दिन सुबह वानर, ह्यूमनॉइड जो हमारे पूर्वज भी थे, विकसित हुए। सुबह 10:15 पर एप और लंगूर की शाखाओं का विभाजन हुआ। शाम के 8:10 पर इंसान और चिंपैंजी की शाखा अलग होने लगी। 10:58 पर होमो इरेक्टस यानी मानव की पिछली प्रजाति जन्मी और अगले 2 मिनट में अफ्रीका के जंगलों में यानी रात के 11 बजे आधुनिक मानव का विकास हुआ। 11:58 पर आधुनिक मानव अफ्रीका के जंगल से निकलकर सारे महाद्वीपों में फैल गया। अभी 22 सेकंड पहले ही तो हमने खेती करना सीखा है और पूरी सभ्यता का इतिहास सिर्फ 16 सेकंड पुराना है। दूसरे शब्दों में, हम यानी मानव इस फैले हुए ब्रह्मांड में एक धूल के कण पर अभी कुछ सेकंड पहले ही पैदा हुए हैं और हमने अभी अभी सवाल पूछना और उनके जवाब तलाशना शुरू किया है। इस तरह विज्ञान हमें काल्पनिक कथाओं के आधार पर हम श्रेष्ठतम हैं कि थोथी सेखियों से बचाना चाहता है। यह था गौहर रजा साहब की पुस्तक मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी के सारांश का दूसरा भाग। अगले भाग में सुनिए बुद्धिमान मानव का सफर। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। धन्यवाद।